नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इज़राइल और अमेरिका की क्या नीति है, किस तरीके से वो जो ईरान ने थ्रेट किया है कि वो उसकी इज़राइल से बदला लेगा और उसके ऊपर सीधा अटैक करेगा। तो उसके ऊपर वो वहाँ पे किस किस्म की तैयारियां हैं या क्या उनके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं या अमेरिका की पॉलिसी इज़राइल को लेके क्या है। यही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में और भी जो दूसरे देश हैं वो भी अपने यहाँ अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। उनको भी डर लगा हुआ है कि कहीं ये युद्ध जो है पूरे क्षेत्र में न फैल जाए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इजराइल ने अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको सब एक्टिवेट कर दिया है, चारों तरफ अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है कि जिधर से भी अटैक होगा इजराइल का। और हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वो भी अटैक करेगा, वो भी फवाद जो उनके सीनियर कमांडर जिनकी हत्या हुई है अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने की थी, और उसके बाद इस्माइल हानिया की, वो एक ही दिन में दोनों की हत्याएं हुई हैं। तो वो उन दोनों की, ये दोनों हैं जो कह रहे हैं ईरान और हिजबुल्लाह के वो बदला लेंगे अपना। देखना ये है कि हूती का क्या स्टैंड होता है, क्या हूती भी इनको ज्वाइन करते हैं या शिया मलेशिया भी इनको ज्वाइन करते हैं। इसलिए कि ये सभी लोग ईरान में मौजूद थे जिस समय इस्माइल हानिया की हत्या हुई है, जो कि हमस के टॉप लीडर थे। और उसके बाद इनकी मीटिंग भी हुई है, क्या तय हुआ है ये पता नहीं, फौरन ज्वाइन करेंगे या आगे पीछे क्या होगा पता नहीं। ये लोग सब एक एक्सिस ऑफ जो वो है रेसिस्टेंस उसके पार्ट है। और अमेरिका का मानना ये है और इसराइल का ये एक्सिस ऑफ ईविल है, यानी शैतान की धुरी है। और वो ईरान का कहना ये है कि ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी जो इसराइल अमेरिका की तरफ से जो जुल्म हो रहे हैं, जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये अलायंस बना है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है ये। और फिर ये भी है कि नेतन्याहू ने कल 24 घंटा पहले, बल्कि अब तो हो गया होगा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात की थी। और उन्हीं ने बात में ये भी कहा, जोर दिया कि जरूरत इस बात की है कि इंटरनेशनल कोलिशन बने इजराइल इस जंग के लिए। इंटरनेशनल कोलिशन के मतलब ये है कि न केवल अमेरिका बल्कि पश्चिमी देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटानिया, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ये सब मिलके इसमें, यानी ये आर पार की लड़ाई है ईरान के साथ और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ। मैं समझता हूं कि जरूर ये ऐसा ही होगा जैसा इजराइल ने कहा है। इसलिए कि मैं समझता हूं कि जब वो वहां पे थे, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में, तभी ये सारी चीजें डिस्कस करके आए हैं वहां से। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस समय लेम डक है, उसके पास जो ये थोड़ा सा समय है जनवरी तक का, जब तक के नई गवर्नमेंट का गठन होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि उनका प्लान ये है कि ईरान से निपट लिया जाए, जिसे लोकल लिंगो में कहते हैं, और ईरान की जो एग्रेसिवनेस है उसको खत्म कर दी जाए हमेशा के लिए। अगर हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम इतना कर दिया जाए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि वो इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए, जो रीजनल और इश्यूज में वो काम करती है, बात करती है, सपोर्ट करती है, वो खत्म हो जाएगा, ताकि उससे आसान हो जाएगा फिर हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इन सबसे डील करना इजराइल के लिए। प्लान तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या ये कामयाब होगा ये मुश्किल है। इसलिए पहले भी इस तरह के बड़े बड़ी बातें और बड़े बड़े प्लान अमेरिका और इजराइल ने बनाए, मगर वो सभी फेल हो गए। अब क्या इंटरनेशनल कोलिशन बनेगा इसका भी पता नहीं, लेकिन ये पिछली दफे जब ईरान ने अटैक किया था तो वहां पे जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश, फ्रेंच या यूरोपियन देशों के जो मिलिट्री प्रेजेंस थी, नेवल प्रेजेंस थी, उसने इनके जो प्रोजेक्टाइल्स थे, यानी ड्रोन्स और मिसाइल, उनको गिराने में मदद की थी इजराइल की, ईरान के जो गिराए गए थे। तो ये चीजें हैं। अब अमेरिका का कहना यह है कि उसकी जो है वो बेसिकली तो चाहता है कि अमन शांति रहे, बात करते हैं वो,
और वो ये भी कहते हैं कि इसमें जरूरत इस बात की है कि किसी भी सूरत से मसलों को निपटा दिया जाए। और सीज फायर के बारे में वो बात करते हैं कि वो चलती रहनी चाहिए हमास के साथ, और जंग को दायरा जो है उसको बढ़ना नहीं चाहिए, ये अमेरिका कहता है। फिर उसके बाद ये भी कहता है कि वो जो है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए वो कहते हैं कि आयरन क्लैड है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इजराइल को हर तरह से प्रोटेक्ट करे। यानी अगर ईरान अटैक करता है तो अमेरिका की ये ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको सपोर्ट करे और वो भी करे। अब उन्हीं ने ये भी किया है, अपने एडिशनल ट्रुप्स जो है उस क्षेत्र में डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं अमेरिका ने, और अमेरिकन जो है वो उनके वॉरशिप्स और फाइटर बॉम्बर्स जो हैं जहाज, वो भी उस क्षेत्र में उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये बड़े बड़े शिप्स हैं वहां पे आ रहे। और ये भी है कि यानी उस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे वेस्ट एशिया क्षेत्र में वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये वाकई आर पार की जंग लड़ने पे तैयार है। अब दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कहता है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उसमें, जो इजराइल भी कहता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि बातचीत होती रहनी चाहिए उसके बारे में। इन लोग के प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका इजराइल है, ये पश्चिमी देश, ये दोनों बातें करते हैं, ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं, अमन शांति भी चाहते हैं, और फिर फोर्सेस भी वहां पे लगातार डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल को डिफेंड करना है, अपने एलाइज को डिफेंड करना है, फिर अपनी खुद फोर्सेस जो वहां पे हैं अमेरिका के, कि इस पूरे क्षेत्र में उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो अलग अलग वजहों से वो कहते हैं कि हमें वीकेंड वहां पे ये भेज रहे हैं ट्रूप्स। और ये भी है कि अब देखना ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका ने रिगरस सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, और ईरान की बेसिक पॉलिसी ये है कि रिजीम चेंज। उनका मानना ये है कि ये रिजीम जो है वो एंटी अमेरिकन है, एंटी इजराइल है, और उनकी पॉलिसी को वो सपोर्ट नहीं करती। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अमेरिकन इजरायली पॉलिसी का पूरी तरीके से बहिष्कार करता है अपने क्षेत्र में। अमेरिका वो ये भी डिमांड करता है कि अमेरिकन ट्रूप्स की वहां पे कोई जगह नहीं है, उनको भी वहां से जाना चाहिए। और सऊदी अरबिया और दूसरे देशों को भी वो बार बार इस बात के लिए कहता है कि इनको निकालने की बात करता है वहां से। अब ये भी है कि वहां के ऊपर इस कारणवश वो रिजीम चेंज चाहते हैं। रिजीम चेंज के और कई कारण हैं, कल हमने बात की थी ईरान के ऊपर कि बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तेल गैस और दूसरे खनिज पदार्थ वहां बहुत पाए जाते हैं, जिसकी अमेरिकन इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है, और एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है अगर वो हो जाता है। फिर उसके बाद ये है कि अब ये देखना है कि दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल की जो पॉलिसीज है कि अपने दुश्मनों को वो जहां पे भी हैं वहां पे उनको खत्म करने की। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा है, जो हमस हो या हिजबुल्ला हो या हूती रेबल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन यह है कि उनके ठिकानों पे अटैक किया है, प्रीएम्प्टिव या उनके अटैक के बाद बदला लिया है। लेकिन ये पॉलिसी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। सभी ने ये देखा है हम सब कि एक कमांडर मारा जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा मारा जाता है, और लगातार हिजबुल्लाह ये हमें ताकतवर बनती चली गई पिछले दिनों के अंदर। इसलिए कि इनकी जो इजरायली पॉलिसी है उससे जो लोगों की हत्याएं हो रही है तो यंग लड़के उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसका बाप, जिसका भाई, जिसके घर वाले मरते हैं वो ज्वाइन कर लेता है, तो कमी नहीं होती बल्कि और बढ़ जाते हैं। हमस के पास अभी भी फाइटर्स की कमी नहीं है, जैसी कि रिपोर्ट आ रही है, नए लड़कों ने भी बहुत से ज्वाइन कर लिया उनको। लेकिन यह है कि इजराइल का कहना यह है कि उसका राइट है कि जो भी मिलिटेंट है या जो भी उसका अपोनेंट है जो उसके स्टेट के खिलाफ है, उसको वो कहीं भी जाके मार सकता है, जो वो अपने रहे। हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है, इसके लिए वो परमिशन नहीं देते। अब दूसरी तरफ ये भी है कि जो है वहां के ऊपर अमेरिकन या जो
इजरायली वहां पे उनकी सुरक्षा का भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वहां के ऊपर कि कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए अगर वॉर बढ़ती है। अब देखना यह है कि ये वॉर क्या ईरान सिर्फ मैसेजिंग करेगा जैसे पहले किया था, ये दिखाना चाहेगा कि हम उसकी जो सुरक्षा के अड्डे हैं उसके ऊपर हम वहां तक पहुंच सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, मगर उसने पिछली दफे क्षति नहीं पहुंचाई थी अटैक करके वहां पे, या वो सचमुच की मिलिट्री टारगेट को हिट करता है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वो भी डायरेक्ट अटैक करने की बात वो लोग भी कर रहे हैं। उन्हीं ने अपनी एक पूरी लिस्ट पब्लिश कर दी है, फोटोग्राफ छाप दिए कि कहाँ कहाँ वो अटैक कर सकते हैं। तो इन हालात के बीच में ऐसा लगता है कि ये जंग रुकने वाली नाम नहीं लेती। अब दूसरी तरफ ये है कि अरब्स के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात हो गई है। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, उनकी भी इकोनॉमी पे पड़ेगा, खासतौर से सऊदी अरेबिया जो कि इस समय काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, अपना एक नया जो नए सिटीज बना रहे हैं, नया डेवलपमेंट कर रहे हैं टूरिज्म में, और ये सब वो सारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये लोग काफी इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया और यूएई और जो उस क्षेत्र के कुछ देश हैं वो ये जानते हैं कि ईरान उनका एनिमी नंबर 1 है, उसको भी वो, और इसी के चलते हुए उन्हीं ने इजराइल को और अमेरिका को अपनी एयर यूज करने की परमिशन दी थी इससे पहले, और यही नहीं किया था। जबकि पिछली दफे जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जब उसके काउंसलर मारे और उनके कुछ लोग मारे गए थे, टॉप कमांडर्स सीरिया के अंदर दमिश्क में, तो उसके बाद उन्हीं ने जो ईरान ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था सऊदी अरेबिया को कि वो अटैक करने जा रहे हैं, मगर सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों ने इजराइल को पहले ही आगाह कर दिया था, बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, और फिर उसके बाद मदद भी की थी अमेरिका ने उनकी, उनके जो मिसाइल है उसके गिराने में। दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल इनको एक चीज और भी है जिसकी वजह से ये ईरान के खिलाफ है कि ईरान की बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उस पूरे क्षेत्र में, अब तो बेइंतहा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है तो सऊदी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत उसमें कटौती होती भी नजर आती है। उसके कई कारण हैं पहले से भी, और अब दोबारा जो है तो उसके। तीसरी चीज ये भी है कि वो ईरान को अपना स्पिरिचुअल राइवल भी मानते हैं। शिया सुन्नी डिस्प्यूट भी बहुत पुराना है, अरब पर्शियन डिस्प्यूट भी बहुत पुराना है, वो भी है, वो हेट्रेड है पर्शियंस के प्रति। और दूसरी बात ये भी है कि पर्शियन को वो लोग अजम कहते हैं। अजम वो है जिसकी जबान नहीं होती। अरबों को अपनी जबान पे बहुत नाज है क्योंकि कुरान अरबिक में आया है, और अरबिक स्वयं एक बहुत फसी और बली लैंग्वेज है, यानी बहुत रिच लैंग्वेज मानी जाती है, जिसका लिटरेचर बहुत है। सो इज ईरान, ईरान भी बहुत सुंदर लैंग्वेज है, और उसके पास भी, उसको भी बड़ा प्राउड है कि उसके पास 250 से भी ज्यादा इंटरनेशनल पोएट हैं, जो बड़े बड़े पोएट हैं जिनके इंग्लिश तमाम ट्रांसलेशंस हो चुके हैं, जिनको पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें इनके सामने हैं, मगर ये है कि अगर ईरान, पहले तो इन लोगों ने मदद की थी, अब देखना यह है कि क्या जॉर्डन और सऊदी अरेबिया इस दफे भी अमेरिका की मदद करेंगे या इजराइल की मदद करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात ये भी है कि इनके लिए एक बड़ी चिंता ये भी है कि अगर अटैक होता है तो वो केवल सीमित नहीं रहेगा इजराइल तक। ऑल आउट वॉर अगर होती है, जिसकी इजराइल बार बार बात कर रहा है, तो फिर वो भी चपेट में आ जाएंगे। और हूती बार बार कह रहे हैं, और ईरान ने भी कहा है कि जिस देश से हमें अटैक होगा हम उस देश पे अटैक करेंगे। और ये भी सच है कि सऊदी अरेबिया के पास, मैंने पहले भी बताया था, 2 बहुत स्टेट ऑफ आर्ट एयर बेसिस है एयरफोर्स के। एक तो जद्दा में है किंग फहद एयर बेस, और दूसरा जो है दमाम में है किंग खालिद एयर बेस।
ये अमेरिकन के बनाए हुए हैं, अमेरिकन ट्रूप्स भी यहाँ पे रहते हैं। इराक वार में इसका अमेरिकन ने यूज किया था, फिर कुवैत में भी बेस है जहाँ पे जिसका उन्होंने कई साल तक यूज किया इराक पे बॉम्बिंग करने के लिए। तो अमेरिकन सऊदी परमिशन दें या न दें, इन बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के इन बेस के बगैर मुश्किल होगा जंग लड़ना, कॉस्ट भी बहुत आएगी। और फिर यह है कि ये सऊदी वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सऊदी अरबिया ने बहुत से खरीदे थे। सऊदी अरबिया के साथ और कल के देश छोटे हैं, इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। हालांकि सऊदी अरबिया तो बड़ा देश है इकोनॉमिकली और अदरवाइज भी, मगर बार्गेनिंग कैपेसिटी अभी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर अपनी सुरक्षा और दूसरे की, इस वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। जो बाइडेन का कहना यह है कि ये वीकेंड यानी आज या कल में ईरान अटैक कर सकता है। हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखते हैं कि किस तरह का अटैक होता है, मैसेजिंग है या सीरियस है या चौतरफा अटैक है, सारे इसके सहयोगी दल जो हैं वो मिलके करते हैं, ये आने वाला समय। अरब और इजरायली का जो है रिश्ते या दुश्मनी, उसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम कभी और बनाएंगे, डिटेल से बात करेंगे इनकी। अमेरिकन को ये भी पसंद नहीं है कि जो सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे इम्प्रूव किए हैं, वो सब अलग टॉपिक है, उसके ऊपर तो सऊदी का भी प्रेशर है, ये अमेरिकन प्रेशर सऊदी पे भी है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी न बढ़ाए। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके साथ लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, अपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक